वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। माय नेम है शाहरुख सैफी। तो क्लास 11 स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इस लेसन का जो कि हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है, लेखन कला और शहरी जीवन, इसके सेकंड पार्ट तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम इस लेसन को फिनिश करने वाले हैं, जो कि इस लेसन का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3। साथ ही अगर आपने इस लेसन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा तो आई बटन, डिस्क्रिप्शन, साथ ही मैंने कमेंट में भी पिन कर रखा है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर फिनिश करते हैं आज के इस लेसन को, जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में। चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो देखिए, लास्ट वीडियो में जो इस लेसन का सेकंड पार्ट था, तो वहां तक हमने मेसोपोटामिया का जो दूर देशों से व्यापार था उसके बारे में जान लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम मंदिरों के बारे में जानेंगे, साथ ही कुछ और ऐसे रिलेटेड टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम कृषि से संबंधित, राजाओं से संबंधित भी चीजें जानेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं अपने मेन टॉपिक को ही। तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण। तो दक्षिणी मेसोपोटामिया के शहरीकरण यानी सिटी लाइफ के अंदर हम 3 टॉपिक को उठाएंगे। पहला मंदिर से रिलेटेड होगा, दूसरा कृषि यानी एग्रीकल्चर, और तीसरा राजाओं के बारे में। ठीक है, तो जो इस लेसन के जो इस पार्ट का जो मेन टॉपिक है वो मंदिर से ही रिलेटेड है, जो थोड़ा सा बड़ा भी है। तो आइए इसी के बारे में जानते हैं कि मेसोपोटामिया के अंदर जो मंदिर पाए गए थे वह किस प्रकार के थे। तो देखिए, क्या बात की जा रही है कि दक्षिणी मेसोपोटामिया में 5000 ईसा पूर्व से ही बस्तियों का विकास होने लगा था, और इन बस्तियों में से कुछ ने तो प्राचीन शहरों का रूप ले लिया था। ये जो शहर थे वो 3 प्रकार के थे। वो कौन कौन से थे? पहले वो थे जो कि मंदिर के चारों ओर विकसित हुए, ठीक है। दूसरे वो थे जो कि व्यापार केंद्रों के रूप में विकसित हुए, और जो तीसरे थे वो राजाओं से संबंधित थे, यानी कि शाही शहर थे। तो ये 3 प्रकार के शहर उत्पन्न हुए थे। लेकिन हम जो इसके बारे में बात कर रहे हैं वो मंदिर से संबंधित बात करेंगे, कि वह शहर जो कि मंदिर के चारों ओर विकसित हुए थे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या बात की जा रही है, मंदिरों का निर्माण और उनका बढ़ता हुआ महत्व। तो देखिए क्या था कि मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में बाहर से आकर बसने वाले लोगों ने अपने गांव के कुछ चुने हुए स्थानों पर मंदिर बनाना या फिर उसका पुनर्निर्माण करने का काम शुरू कर दिया। सबसे पहले जो ज्ञात मंदिर था ना, वह एक छोटा सा देवालय था। देवालय क्या होता है? जहाँ पे देवी देवताओं की पूजा की जाती है। एक तरीके से मंदिर की बात हो रही है, ठीक है, जो कि कच्ची ईंटों से बना हुआ करता था। मंदिर जो थे वहां पे विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास का स्थान हुआ करता था। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, जब हम मंदिर में भी जाते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार के भगवान देखने को मिलते हैं, यानी कि देवी देवता देखने को मिल ही जाते हैं। जैसे यहाँ पे देवी देवताओं के नाम दे रखे हैं, तो और चंद्र देवता था, जबकि इनाना जो था वह प्रेम व युद्ध की देवी हुआ करती थी। तो ये नाम आपको याद रखने भी जरूरी है। आगे मंदिरों से रिलेटेड क्या बात की जा रही है, तो अब हम यहाँ से जान रहे हैं मंदिरों के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि इनके स्वरूप के बारे में। तो देखिए क्या है कि जो मंदिर थे वह ईंट से बनाए जाते थे। ये काफी कॉमन सी बात है। समय के साथ इनका आकार बढ़ता चले गया। वो क्यों? क्योंकि इनके जो द्वार थे ना, आंगन जो था, वो चारों ओर काफी ज्यादा कमरे बने हुआ करते थे। तो इस कारण ये धीरे धीरे भी बड़े होते चले गए। कुछ प्रारंभिक जो मंदिर थे वह साधारण घरों के जैसे ही होते थे, क्योंकि मंदिर भी तो घर ही होता है एक तरीके से, ठीक है। और साथ ही जो मंदिर की जो बाहरी दीवारी थी वह कुछ गैप के बाद क्या होती थी, अंदर और बाहर से मुड़ी हुआ करती थी। और जो साधारण घर थे ना, उसके अंदर ऐसी विशेषताएं नहीं देखने को मिलती थी, क्योंकि थोड़ा बहुत डिफरेंट मंदिर और घरों में तो देखने को मिल ही जाता था। साथ ही यहाँ पे जो देवता होते थे वो पूजा का केंद्र होते थे, और जो लोग थे वह देवी देवताओं को अन्न यानी कि अनाज, दही, मछली अर्पित करा करते थे। ऐसे ही आराध्य देव जो है वो सैद्धांतिक रूप से खेती, मत्स्य क्षेत्र और स्थानीय लोगों को पशुधन का स्वामी माना जाता था। तो ये सारी चीजें मंदिर के स्ट्रक्चर से रिलेटेड हुआ करती थी। तो आई होप कि आप ये बेसिक सी जो इन्फॉर्मेशन है अच्छे से समझ रहे होंगे। देखिए आगे क्या हुआ कि जो मंदिर थे ना, उनके कामकाज ज्यादा बढ़ने लग गए। कैसे? जैसे समय बीतने के बाद मंदिर ने अपने क्रियाकलापों को बढ़ा दिया। कहने का मतलब कि पूजा पाठ के साथ वहां पे कुछ और चीजें भी होने लगी। वो कौन कौन सी थी कि अब उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया थी ना, वो भी मंदिरों में किए जाने लगी। और उसके बाद मंदिरों के लिए जो व्यापारी थे ना, उन्हें भी अपॉइंट यानी कि नियुक्त किया जाने लगा। साथ ही अन्न, हल जोतने वाले पशु, रोटी, जो मछली आदि के आवेदनों का जो वितरण यानी जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता था, उसका भी अब लिखित में अभिलेख रखे जाने लगे। कुछ जानकारी तो होनी चाहिए जो डॉक्यूमेंट के रिकॉर्ड में लिखी जाए। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया भी मंदिरों में देखने को मिली, और इस प्रकार ये जो थे ना, ये परिवार से ऊपर आके एक उत्पादन के केंद्र बन गए। तो यही था दक्षिणी मेसोपोटामिया के शहरीकरण में मंदिरों का निर्माण। तो आई होप कि आप अच्छी सी जानकारी इसके बारे में भी अच्छे से समझ चुके होंगे।
आगे हम जानते हैं दक्षिणी मेसोपोटामिया के शहरीकरण में कृषि के बारे में। इससे पहले हमने मंदिरों के बारे में जाना था, अब हम बात करते हैं कृषि से संबंधित। तो देखिए दक्षिणी मेसोपोटामिया में कृषि तो क्या था कि भूमि में प्राकृतिक उपजाऊपन होने के बावजूद भी दक्षिणी मेसोपोटामिया में कृषि में कई बार संकट देखने को मिल जाता था। इसके जो कारण थे वो दो थे, पहला है प्रकृति जो कि नेचर की देन होती है और दूसरा है मानव निर्मित जो कि मनुष्य द्वारा होते हैं। तो ये दोनों ही कारक उत्तरदायी थे यानी कि जवाब देते। तो आइए जानते हैं इन्हीं के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ प्राकृतिक कारक के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे मानव निर्मित कारक में। प्राकृतिक जो कारक थे वह फरात नदी, फरात आप जानती है ना, मेसोपोटामिया जो था वो दो नदियों के बीच में बसा हुआ एक शहर था जो कि दजला और फरात नदियां थी। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो फरात नदी का प्राकृतिक धाराओं में किसी वर्षों कुछ ज्यादा ही पानी आ जाता था, जिसके कारण क्या होता था कि फसलें डूब जाती थी। तो पहला नुकसान तो ये हो जाता था। और कभी कभी नदी की जो धाराएं थी ना वह अपना रास्ता भी बदल लेती थी, और जब नदी की धाराएं रास्ता बदल लेती थी जो खेत होते थे वह सूखे पड़ जाते थे, जिस कारण कृषि संकट जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती थी। तो ये तो एक तरीके से नेचुरल रीजन था। अब आता है मानव निर्मित वाला, जो मनुष्य की गलती थी। तो देखिए फरात नदी की धाराओं के ऊपर वाले जो प्रदेश थे ना, वहां पे लोग जल धारा में इतना ज्यादा पानी पी लेते थे कि धारा के नीचे जो लोग थे जो गांव में बसे हुए थे उनको पानी ही नहीं मिल पाता था। अब जब पानी नहीं मिलेगा तो कृषि कहाँ से होगी, क्योंकि सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता तो चाहिए होती है, फिर चाहे वो कोई भी काल हो। ठीक है, और धारा के उत्तरी भाग में जो रहने वाले लोग थे वह अपने हिस्से की सारणी में गाद मतलब होता है मिट्टी, नहीं निकालते थे। इसका परिणाम क्या होता था कि जो भाव था ना वो रुक जाया करता था, क्योंकि ज्यादा मिट्टी से पानी रुक जाती है तो इसलिए नीचे वाले लोगों को पानी नहीं मिल पाता था। तो ये कारण भी माना जाता है कृषि संकट में। तो आई होप कि आप दक्षिणी मेसोपोटामिया में जो कृषि संकट देखने को मिला इन दोनों ही कारक के बारे में अच्छे से जान चुके होंगे। दक्षिणी मेसोपोटामिया के शहरीकरण में जो लास्ट टॉपिक है वो राजा से संबंधित है। तो देखिए इसमें क्या बात की जा रही है। तो दक्षिणी मेसोपोटामिया में राजा का प्रभाव। तो क्या होता था कि मेसोपोटामिया के गांव में भूमि और पानी के लिए कई बार झगड़े भी हुआ करते थे। जब किसी क्षेत्र में दो समुदाय के बीच लंबे समय तक लड़ाई चलती थी तो जीतने वाले मुखिया अपने साथी व अनुयायी यानी उनके फॉलोअरों के बीच में लूट का माल बांट दिया करते थे ताकि वह लोग भी खुश हो जाए। और हारे जो समुदाय के लोग थे वह उन्हें अपने पास बंदी बना लेते थे और साथ में ले जाया करते थे, जहां पर वह उनको नौकर या फिर चौकीदार बना देते थे। और ये प्रक्रिया हमने कितने काल में देखी भी है, जो कि हर बार ऐसे ही होता है। लेकिन इस बीच कारण ये था कि जो राजा लोग थे ना उनकी गद्दी स्थायी नहीं होती थी, फिक्स तो हो नहीं पाती थी, क्योंकि थोड़े समय के बाद वह बदल दिए जाते थे। तो इसी अपनी गद्दी को फिक्स करने के लिए उन्होंने कुछ प्रभावी और नियंत्रण कदम उठाए। आइए जानते हैं उन्हीं के बारे में कि वह कौन कौन से थे। तो पहला तो यही है कि राजा का प्रभाव और उसके नियंत्रण में वृद्धि। तो इसमें राजा क्या करता था, समुदाय के कल्याण पर अधिक जोर देता था, और अधिक जोर देने के कारण क्या होता था कि नई नई प्रकार की संस्थाएं भी उभर के आती थी, जिस कारण राजा का प्रभाव जो था वह काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाता था। दूसरा है कि मंदिर की शोभा बढ़ाना। तो ये राजा जो थे एक प्रकार से जो मुखिया थे वह क्या करते थे, जब जीत जाते थे ना तो देवताओं को बहुमूल्य भेंटें अर्पित करते थे। यानी कि इन्होंने जंग लड़ी और जंग में जीत गए तो ये मंदिरों की शोभा बढ़ाने के लिए वहां पे महंगी महंगी मूर्तियां लगा देते थे, जिसके कारण मंदिर की भी शोभा बढ़ जाती थी। और साथ ही ये अपने अनुयायियों यानी जो इनको जो फॉलो करते थे उन्हें यहाँ दूर दूर तक भेजा करते थे उत्कृष्ट पत्थर और धातुएं लाने के लिए, ताकि मंदिर की शोभा और ज्यादा तेजी से बढ़े और मंदिर के अंदर धन संपदा और आने जाने वाली वस्तुओं का हिसाब किताब भी इन्होंने रखना प्रारंभ कर दिया, जिस कारण मंदिर की तो शोभा बढ़ी और राजाओं का जो प्रभाव था वह जनता के बीच में अच्छा पहुंच सके। तीसरा है कि समुदाय की सुरक्षा। तो देखिए राजा लोग क्या करते थे कि ग्रामीणों को अपने पास बसने के लिए प्रोत्साहित करते थे। इससे ये फर्क पड़ता था कि जो लोग आपस में पास पास रहने लग जाते थे तो वह अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस करने लगते थे। और चौथा है काम के बदले अनाज। तो इसमें क्या होता था कि जो लोग जो युद्ध में हार जाते थे, जिन्हें बंदी बना लिया जाता था, उन्हें काम करना, और साथ ही जो वहाँ की प्रजा थी, स्थानीय जो लोग थे वह मंदिर के लिए काम करते थे, और जो शासक थे वह राजा की सेवा करता था। तो इन सभी को काम के बदले अनाज दिया जाता था। और इसमें सैकड़ों में राशन सूचियां मिली जाती थी, जिसके अंदर उन लोगों के नाम लिखे होते थे और साइड में उनके वो क्वांटिटी लिखी होती थी कि इस जने को क्या क्या चीजें मिली है। जैसा कि हम राशन लेने जाते हैं तो साइड में लिख दिया जाता है कि इस परिवार को इतना किलो राशन
मिला गया। तो एक तरीके से ये जो डेटा के रूप में सेव कर लिया जाता था। तो ये सारे रीजन थे जिसके कारण राजा अपने आप को स्थायी करना चाहते थे और जनता के अंदर अपना प्रभाव और नियंत्रण अच्छे तरीके से कायम करना चाहते थे। तो यही था दक्षिणी मेसोपोटामिया के शहरीकरण के बारे में, जिसके अंदर हमने मंदिर, कृषि और राजाओं के संबंध में ये सारी जानकारी हासिल की। तो आई होप कि अब आपको ये तीनों चीजों के बारे में अच्छे तरीके से पता चल चुका होगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मेसोपोटामिया के शहरी जीवन में जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी वो कौन कौन सी थी। अभी इससे पहले हमने राजा, कृषि और मंदिरों के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं उसके समाज के बारे में। तो देखिए, समाज के अंदर दो चीजें प्रचलित थी। पहला था उच्च वर्ग की स्थिति और दूसरा था परिवारों के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको उच्च वर्ग की स्थिति के बारे में बताता हूँ। तो देखिए, इसमें क्या है कि मेसोपोटामिया के नगर की जो सामाजिक व्यवस्था थी ना, तो उसमें एक उच्च या फिर जिसे सम्राट वर्ग कहा जाता है, इंग्लिश में बात की जाए तो एलाइड ग्रुप। तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो ग्रुप होता है दिखने में तो छोटा होता है लेकिन काफी ज्यादा प्रभावशाली होता है, क्योंकि इनके पास अच्छी खासी धन दौलत होती है। तो आगे भी यही बात की जा रही है कि धन दौलत का अधिकतर भाग जो था वो इसी समाज के वर्ग के पास केंद्रित हुआ करता था। और इस बात की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि जो बहुमूल्य वस्तु थी जिसके अंदर राजा और रानियों की कब्रें या फिर उनकी समाधियां उनके साथ दफनाई जाती थी, जिसके अंदर वस्त्र हो गए, आभूषण हो गए, सोने के पात्र हो गए, सफेद सिप्पियां होगी, लार्जवर्द हो गए। लार्जवर्द एक प्रकार का मणि होता है। तो लार्जवर्द जड़े हुए लकड़ी के वाद्य यंत्र हो गए, सोने की सजावटी खंजर हो गए, ये सारी चीजें देखने को मिली है। तो इतिहासकार इसी चीज से अंदाजा लगाते हैं कि समाज के अंदर जो इलाइट ग्रुप था, जिसे सम्राट वर्ग कहा जाता है, उसका दबदबा ज्यादा हुआ करता था। ठीक है। और दूसरा है वो है परिवार का स्ट्रक्चर। तो देखिए, मेसोपोटामिया समाज के अंदर जो एकल परिवार है, जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, वह आदर्श माना जाता था। तो एकल परिवार में क्या होता है, जैसे कि मम्मी पापा और उनके बेटा बेटी, ठीक है ना, हम दो हमारे दो वाली प्रक्रिया। तो क्या होता था कि जो विवाहित पुत्र होता था जिसकी शादी हो जाती थी, वह फिर भी क्या था, अपने परिवार के, अपने माता पिता के साथ ही रहा करता था। और जो पिता होता था वह उस परिवार का मुखिया होता था। तो ये चीजें आपको याद रखनी है परिवार के संबंध में। आगे हम बात करते हैं उरनगर के बारे में। तो इतनी देर से आपने उरनगर का नाम सुन ही लिया है, तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए, उरनगर वो ही थे जहाँ पे साधारण घरों की खुदाई 1930 के दशक में सुव्यवस्थित यानी एक सिस्टमैटिक ढंग से हुई थी। तो देखिए, इसके अंदर क्या क्या जानकारी इतिहासकारों के हाथ लगी, तो ये एक तरीके से विशेषता ही होगी इसके बारे में। तो सबसे पहले इसकी अगर विशेषता की बात की जाए तो पहले इसमें वो है टेढ़ी मेढ़ी तथा संकरी गलियां। तो देखिए, क्या था कि जो ये नगर था ना, उरनगर, यहाँ की गलियां काफी ज्यादा संकरी थी। संकरी मतलब होता है काफी नैरो थी, पतली थी और काफी टेढ़ी मेढ़ी भी थी। तो इससे यह पता चलता है कि वहाँ के जो अनेक घर थे वहाँ तक पहिए और गाड़ियां तो पहुंच ही नहीं सकती थी, क्योंकि गलियां एक तो पतली थी, ऊपर से टेढ़ी मेढ़ी भी थी। तो इस कारण तो ये तो अंदाजा पूरा लगाया जा सकता है कि वहाँ पर गाड़ियां तो जा ही नहीं सकती थी। और साथ ही वहाँ पे गधों के सहारे अनाज और उसके गट्टे की बोरियों को ले जाया जाता था। तो इस आधार पे जो इतिहासकार है वो ये मानते हैं कि वहाँ पे जो नगरीय शैली थी ना, उसका अभाव था, यानी कमी थी। अच्छे तरीके से उसे डिजाइन नहीं किया गया था, जिस प्रकार मोहनजोदड़ो को अच्छी तरीके से किया गया था। मोहनजोदड़ो यानी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ही है, वो आप आने वाले साल जब आप 12वीं में होगे तब पढ़ोगे उसके बारे में। ठीक है। दूसरा है जल निकासी। तो देखिए, जल निकासी की नालियां और मिट्टी की नालिकाएं उरनगर के घरों के भीतरी आंगन में पाई गई है। तो इससे ये पता चलता है कि घरों की जो छतें है ना, उनका ढलान के भीतर होती थी। तो इससे ये पता चलता है कि घरों की जो छतों का ढलान है ना, वह भीतर की ओर होता था, यानी कि अंदर की साइड होता था। इसी कारण तो वो चीजें यहाँ पे मिली है। और तीसरा है घरों की सफाई। तो देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है कि लोग जो थे ना, वह अपने घरों की सफाई करने के बाद कूड़ा कचरा गलियों में डाल देते थे। ये कोई बात है? और उसके बाद आने जाने वाले लोगों के पैर के नीचे वह कूड़ा आता था, जो कि कॉमन सी बात है। और बाहर कूड़ा डालने रहने से क्या होता था, जो गलियों की जो सतह थी ना, वह काफी ऊपर उठ जाती थी, क्योंकि कूड़ा जब सड़ जाता है तो वह एक तरीके से वहीं पे जम जाता है, जिसके कारण जो सतह समतल नहीं रह पाती, ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ हो ही जाती है। ठीक है। आज भी हमें देखने को मिल ही जाता है, ऐसे एरिया बहुत सारे हैं। तो इससे क्या होता था कि कुछ समय के बाद जो लोग थे ना, वह अपने घरों की दहलीजों को भी ऊपर उठा देते थे। मतलब इतना आलसीपन वहां पे हुआ करता था कि लोग कूड़ा कूड़ेदान में ना फेंक कर गलियों में डाल देते थे, जिसके कारण वो गलियां ऊपर उठ जाती थी उबड़ खाबड़, तो कहीं घर ना दब जाए, तो इसलिए घर की दहलीज को भी ऊपर उठा दिया जाता था। और वह इसलिए करते थे ताकि वर्षा आने के बाद गली की कीचड़ जो है उनके घर तक ना आ जाए। है ना कमाल की बात।
तो आप समझ रहे हो ना उरनगर के बारे में, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो ये जानकारियां तो आपको अच्छे से वैसे ही पता चल जाएगी। इसके बाद 5वां पॉइंट है वो है घरों के बारे में अंधविश्वास। तो देखिए घरों के बारे में अंधविश्वास क्या क्या था। तो पहला है कि घरों की जो दहलीज होती थी वह ऊंची ऊटी होती थी, तो लोग जो है वो काफी ज्यादा धन दौलती हो सकते थे, तो ये चीजें वहां पे अंधविश्वास में थी। और जबकि अभी इससे पहले हमने यही पढ़ लिया था कि लोग घरों की दहलीज को इसलिए ऊपर करते थे कि गली के बाहर जो कूड़ा था वह उनके घर तक ना आ जाए जब वर्षा हो। तो समझ रहे हो आप इस चीज को। और दूसरा क्या है कि सामने का दरवाजा यदि किसी दूसरे घर के सामने की ओर खुले तो ये सौभाग्य वाली बात होती थी, कमाल की बात है। और तीसरा, यदि घर की लकड़ी का मुख्य दरवाजा बाहर की ओर खुले, यानी कि बाहर की, अंदर नहीं बाहर की ओर खुले, तो पति अपने पति के लिए यंत्रणा मतलब होता है पीड़ा, जो कि शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से हो सकती है, जिसे हम टॉर्चर कहते हैं, उसका कारण बन जाती थी। तो ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ माइंड है ये चीजें, लेकिन अंधविश्वास है लोगों के अंदर उस समय के, तो आप इस चीजों के बारे में अच्छी नॉलेज रख सकते हैं। अगर मैं आप बच्चों को ये बात कहूं कि वर्तमान समय में इन बातों को जोड़कर देखा जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज के समय भी ऐसे अंधविश्वास देखने को मिल ही जाते हैं लोगों के बीच में। लास्ट है शवों को दफनाना। तो उर में उरनगर वासियों के लिए कब्रिस्तान भी था, जिसके अंदर शासक और जो जनसंधारण थे उनकी समाधियां भी पाई गई है। और यहाँ तक कि कुछ लोगों के घरों के फर्श के नीचे भी कब्रें पाई गई है। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं उरनगर के अंदर ये सारी चीजें किस किस प्रकार की हमें देखने को मिल रही है। तो यही है सारा उरनगर के बारे में, जो काफी अजीब सा भी है। तो आई होप कि आप इन चीजों के बारे में तो अच्छे से समझ ही चुके होंगे। अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो इस लेसन का सबसे लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है पशुचारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर। उस नगर का क्या नाम था? मारी नगर। ठीक है, आइए जानते हैं इसके बारे में भी कि क्या बात की जा रही है। तो मारी नगर जो था ना वह एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल था। मारी नगर से होकर ही लकड़ी, तांबा, तेल, शराब तथा अन्य सामान नावों के द्वारा फरात नदी के मार्ग से दक्षिणी और तुर्की, सीरिया तथा लिबनान के उच्च प्रदेशों के बीच में ले जाया जाता था। तो आप इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा। और मारी नगर की जो समृद्धि थी, यानी जो उनका विकास था, इसी आधार पे था कि ये व्यापार चलता रहता था। दक्षिणी नगरों में घिसाई पिसाई के पत्थर, चक्कियां, शराब तथा तेल ले जाने वाले जो जलपौध, जिन्हें शिप कहा जाता है, वह भी मारी नगर में ही रुका करते थे। मारी नगर के जो अधिकारी थे वह लदे हुए सामान की जांच करते थे और उसमें लदे माल के मूल्य का लगभग 10% प्रभार वह टैक्स के रूप में वसूल किया करते थे, जो कि विशेष किस्म की नौकाओं में आता था। तो इसी प्रकार मारी नगर व्यापार और समृद्धि की दृष्टि से काफी ज्यादा अतुल्य, यानी कि इनक्रेडिबल हो गया। वैसे मारी नगर के बारे में कुछ और टॉपिक भी है जो कि एग्जाम टाइम आपसे पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन मैं आपको तब कराऊंगा जब मैं आपकी क्वेश्चन आंसर सीरीज लाऊंगा, क्योंकि अभी हम कंटेंट से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारा क्लास 11 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में, जिसे हमने 3 पार्ट में पूरा कंप्लीट किया है। तो तीनों पार्टों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप देखिएगा, आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे इस चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहे।